हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है दिल्ली सल्तनत की स्थिति। बेसिकली हम जो है ऑलरेडी जो है कवर कर चुके हैं कि भाई दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश रह चुके हैं। तकरीबन 5 वंश रह चुके हैं और पांचों वंशों को जो है हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। पर अब जो है हम एक ब्रॉडर व्यू ले रहे हैं कि ये जो दिल्ली सल्तनत थी इसकी ओवरऑल कंडीशन क्या थी, उसका जो है बेसिकली प्रशासन कैसा था, सैन्य संगठन कैसा था, न्याय और दंड व्यवस्था कैसे थी, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, संगीत कला हो गया, उनके ग्रंथ हो गए, व्यापार उद्योग हो गए, सिक्के हो गए, इक्तेदारी व्यवस्था हो गई, स्थापत्य कला, चित्रकला, भाषा साहित्य। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके टाइम पीरियड में कैसी थी, या वो मतलब जो है प्रीवियस जो रूलर्स थे या आगे आने वाले रूलर्स हैं उनसे कैसे डिफरेंस बनाती है, इनका पर्टिकुलर जो सिस्टम करने का तरीका था उसके क्या फीचर्स थे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तक जो हम पढ़ते आ रहे थे डायरेक्ट कि भाई किस रूलर ने क्या काम किए, जो बेसिकली इधर भी आने वाले हैं डेफिनेटली। क्योंकि भाई अगर हम प्रशासनिक स्थिति के बारे में बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली कि किस शासक के अंदर ऐसा क्या स्पेशल जो है उसने पॉलिसी लाई जिसके थ्रू जो है सिस्टम चेंज हुआ या सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुई, तो वो सब बातें तो डेफिनेटली यहाँ आनी है। बट अब हम स्पेसिफिकली इन सब टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, जहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ रूलर को ध्यान में रखते हुए कि इस पर्टिकुलर रूलर ने क्या किया हमने बात की थी। अब हम बस दिल्ली सल्तनत के जो है फीचर्स को कवर करने वाले हैं, जो तकरीबन हमारी 4 क्लास होने वाली हैं। वो अब इन तकरीबन ये जो 12 टॉपिक्स है ना, इनको कवर करने वाली है। जिसमें आज जो हम बात करने वाले हैं ना, आज हम बात करने वाले हैं प्रशासनिक स्थिति की और सैन्य संगठन और न्याय और दंड व्यवस्था की। ठीक है तो अब हम बात करते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी मुस्लिम राज्यों की, हम अभी दिल्ली सल्तनत की बात नहीं कर रहे, बट पर्टिकुलर जो मुस्लिम राज्य होते थे वहाँ पे कैसी रहती थी। तो वहाँ जो होती थी वो होती थी धर्म प्रधान। ठीक है, धर्म को जो है प्रायोरिटी दी जाती थी, जिसमें जो है खलीफा जो होता था वो एक सर्वोच्च प्रधान होता था। पर वहीं हम बात करें जब इस्लाम धर्म के अनुसार ना जो शरिया है वो प्रधान है, तो क्या क्लियर होता है, जो खलीफा है उसके अधीन है। तो सबसे ऊपर क्या है, शरिया है, और शरिया के बाद जो है खलीफा है। और खलीफा अगर हम बोले राज्य की, जो मुस्लिम राज्य को बेसिकली लीड करने वाला है, वो उसमें कौन है सबसे सर्वोच्च, तो वो है खलीफा। ठीक है, पर वहीं अब जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत के जो हैं अधिकांश सुल्तानों ने जो है अपने आप को खुद जो है खलीफा का एक तरह से राइट हैंड बोला, ठीक है, नायब बोला। और कुछ ने तो ये सुल्तान का जो पद है उसको ही जो है उससे ही जो है स्वीकृति भी ले ली कि हम सुल्तान हैं। ठीक है, जैसे कि मुबारक खिलजी तो था, वो खुद को जो है खलीफा का जो है पद दे देता है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी भी ऐसे ही कोशिश करता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें, जैसे दिल्ली सल्तनत ने जो है खलीफा, कुछ ऐसे भी थे जैसे खुद ने तो खलीफा की पोस्ट ले ली, खुद ही खलीफा बन गए, बट कुछ ऐसे भी थे जो खलीफा को जो है एक नाम मात्र का खलीफा माना करते थे। वो मानते थे कि शासन करना है ना, तो शासन करने के लिए स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धर्म अपनी जगह अलग है और शासन करना, एक प्रशासन समझ जो है संभालना, वो अलग चीज़ है। तो धर्म का प्रधान कौन होना चाहिए भाई, धर्म को जो देख रेख करने वाला, प्रधान नहीं, देख रेख करने वाला कौन होगा भाई, मुंशी जो है, मुंशी और ये सब कर लेंगे। ठीक है, उलेमाज ये सब देख लेंगे। बट वहीं अगर जो है पूरे एक साम्राज्य को देखना है तो उसके लिए जो है सुल्तान होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है सुल्तान को अपनी खुद की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजन पे डिपेंड हो जाए। तो ये मानना भी कुछ जो है अहम सुल्तानों का रहा था। और क्या कारण थे, और ये भी कारण थे जो सुन्नी प्रजा थी और बाकी जनता थी उसमें जो है प्रभावशाली उलेमा वर्ग का समर्थन, विश्वास और वफादारी प्राप्त करना। ठीक है आगे चल के जो है सुल्तान पद की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति जो था
हम बात करें तो वो था तुर्की शासन में महमूद गजनवी, ठीक है, जिसने किससे ये जो है पद पाया था, बगदाद के खलीफा द्वारा। अभी हम बात कर रहे हैं सुल्तान पद की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति, पर अभी जो हम ऊपर बात कर रहे थे जिसने खुद को खलीफा कहा था वो था मुबारक शाह, ठीक है। और तुर्कियों में पहला कहें तो महमूद गजनवी, ठीक है बस। और बाकी सुल्तानों की बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो जो खिजर खां हैं और ऐबक है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें छोड़कर जो है दिल्ली सल्तनत के सभी तुर्की शासकों ने जो है खुद को सुल्तान की उपाधि दी थी, ठीक है। क्योंकि ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी जो है महमूद गौरी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे शासन इसने शुरू किया था। और वहीं जो खिजर खां था उसने जो है तैमूर के जो बेटा था शाहरुख, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो है उसने अपना शासन शुरू किया था। जहाँ ऐबक ने गुलाम वंश को शुरू किया था, जो खिजर खां था उसने सैयद वंश को शुरू किया था, ठीक है। इसीलिए बाकी सब ने तो सुल्तान की उपाधि ली पर इन लोगों ने नहीं ली। बाकी जो है मुस्लिम शासकों में जो है उत्तराधिकार का कोई निश्चित रूल नहीं था कि भाई एक के बाद उसका बेटा या बेटी ही आएगी, पर ये जो है इल्तुतमिश के टाइम से शुरू करा गया जो वंशानुगत शासन का सिद्धांत था। क्योंकि उसने जो है पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई मेरे बाद कौन बनेगा सुल्तान, उसकी बेटी रज़िया, ठीक है। वो अलग बात है कि बाद में चल के जो है उसकी बेटी जो है सुल्तान नहीं बन पाती। उसके बाद जो है जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र, वो शासन ग्रहण कर लेता है। कैसे? दिल्ली सल्तनत की गद्दी को जो है बेसिकली इल्तुतमिश के खिलाफ जाकर कि भाई रज़िया नहीं बनेगी, मैं बनूंगा, वो बनता है। पर आगे चल के जो है रज़िया जो है अपना जो है वो जो पद है वो बेसिकली ले लेती है उसे हटाकर, ठीक है। और आगे चल के जो है बलबन ने ये भी कहा कि जो राजा का दायित्व का अंश होता है उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। आगे चलकर जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सिकंदर सानी की उपाधि लेता है, जो बेसिकली सुल्तान पद की गरिमा को सदैव जो है सर्वोपरि रखा उसने, ठीक है। आगे चल के अगर हम बात करें सल्तनत कालीन भारत में जो प्रशासनिक संरचना है, ठीक है, वो तकरीबन किस पे डिपेंड करती थी? वो थी पर्शियन अरेबिक पद्धति पर, ठीक है। वहीं अगर हम सैन्य संगठन की बात करें तो ये थी टर्को मंगोल पद्धति पर आधारित। और वहीं अगर हम भू राजस्व पद्धति को बोले तो वो हिंदुओं के तरीके पे डिपेंड करती थी। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा जो है प्रशासन में मिक्सचर है। वहीं प्रशासन की बात करें तो पर्शियन अरेबिक संगठन, ये सैन्य संगठन की बात करें टर्को मंगोल, और भू राजस्व में हिंदुओं का तरीका, ठीक है। तो ये तकरीबन काफ़ी मिक्सचर था यहाँ पे। और आपको भी पता होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है वो भाई दो तरीके से किया जा रहा है। एक भाई सेंट्रल लेवल पर होता है और एक होता है प्रोविंशियल लेवल पर, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल लेवल है, हम अभी इसकी बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। तो भाई केंद्रीय प्रशासन का प्रधान कौन? सुल्तान, जो भाई ऊपर से सबसे ऊपर से बाकी सब लोगों को लीड करेगा, ठीक है। तो भाई अब जो ये सुल्तान होता था ये क्या होता था? ये बेसिकली राज्य का सर्वोच्च संचालक होता था, कानून निर्माता भी होता था, सेना का भी सर्वोच्च सेनापति होता था, और न्यायाधिकरण का भी सबसे बड़ा निर्णायक होता था बेसिकली। एंड न्याय का जो भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट में हम कहते हैं भाई जो देगा उसके बाद कुछ नहीं, तो इसी तरह यहाँ सुल्तान है। सेना का भी जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो भी सुल्तान है। कानून बनाने का भी जो अल्टीमेट पर्सन है वो भी सुल्तान है। और राज्य का सर्वोच्च संचालक बेसिकली जो राज्य चलाने का काम होता है और उस फाइनल डिसीजन किसके पास होता है? वो सुल्तान के पास होता है, ठीक है। बेशक सुल्तान राज्य के सभी महत्वपूर्ण मामलों को देख रहा है, बट अब वो जो है तकरीबन डिस्कशन तो करेगा ना लोगों के साथ बैठ के। तो कहाँ पे करता है? एक हो गया मजलिसे खलवत और एक हो गया मजलिसे आर्या। यहाँ बैठ के जो है बेसिकली चर्चाएं की जाती हैं, जिसमें इसके तकरीबन जो है विश्वास पात्र लोग होते हैं और उच्च पदाधिकारी लोग जो हैं वो होते हैं, ठीक है। अब जिसमें जैसे हम बात करें वज़ीर की, तो वज़ीर जो है एक अनुभवी विद्वान होता है जो बेसिकली उसको सभी विषयों पर जो है सुल्तान को सलाह देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर बात करें इकोनॉमिक सेक्टर की तो वो इकोनॉमी से ही रिलेटेड बताएगा, बट अगर कोई प्रॉब्लम आ गई भाई मिलिट्री को लेके तो वो
वो जो है उसे सलाह नहीं देगा। इसीलिए जो है एक अनुभवी व्यक्ति को जो है वज़ीर पद पे रखा जाता है, ताकि वो जो है किसी भी तरह की जो टॉपिक हो उन सब पे जो है वो सुल्तान को एक बेहतर सलाह दे सके। और यहाँ तक कि ये जो वज़ीर होता है ये सैनिक अभियानों का भी नेतृत्व करता है। इसीलिए जो है भाई देखो, वज़ीर जो है तकरीबन 2 प्रकार के होते हैं, जो है वज़ीर तफ़वीज़ और एक वज़ीर तनफ़ीज़। तो ये भाई बड़ा ध्यान रखें, बहुत ही छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। तो ये जो तनफीज़ हैं ये बेसिकली क्या होता है, मात्र शासक की इच्छाओं को ही पूरा करता है कि शासक ने जो कहा उसकी पावर सिर्फ वहीं तक सीमित है। पर वहीं ये जो होते हैं तफवीज़, ये उत्तराधिकारी भी नियुक्त करने की शक्ति को छोड़ करना बाकी सारी असीमित शक्तियाँ इनके पास होती हैं। ठीक है। वहीं सुल्तान जो है सभी विभागों और प्रशासनों की प्रत्येक शाखाओं पर नियंत्रण रखता है तथा उसका संचालन भी करता है। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद जो है भाई वज़ीर है, ठीक है, पर डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, अकेले वो तो हो नहीं पाएगा, तो उसकी भी हेल्प के लिए डिपार्टमेंट्स बनेंगे। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंट्स बन गए सेक्शंस के हिसाब से, सब्जेक्ट वाइज जो है बन गए, पर उनको भी लीड कौन कर रहा है? लीड भाई जो मेन लीड कर रहा है वो सुल्तान ही कर रहा है, शासक कर रहा है। ठीक है, तो उसके कामों के लिए उसने मंत्रियों को तो अपॉइंट किया और मंत्रियों की हेल्प के लिए भी जो है वर्ग बनाए, विभाग बनाए। ठीक है, पर वो ये विभाग जो है हमेशा सुल्तान के निर्देश के अनुसार चलेंगे, यही बात यहाँ बोली गई है। जहाँ बर्नी ने जो है प्रशासन के लिए 4 मुख्य मंत्री बताए हैं, बेसिकली मंत्रिमंडल, वो जो है मंत्रियों के डिपार्टमेंट्स बताए हैं जैसे कि दीवाने विराजत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा, दीवाने रसालत। ठीक है, और यहाँ तक कि ये भी बताया जो नाइब मामलिकात है ये एक पोस्ट थी। ठीक है, जो आई थी गुलाम वंश में बैरम शाह के समय पे, जो बेसिकली इसलिए बनाई गई थी, जो दल चालीसा थी ना, 40 लोगों का जो दल था उसमें जो है हेड बनाने के लिए, तो सरदारों ने शासन शक्ति को अपने हाथों में रखने के लिए जो है ये पोस्ट बनाई थी। तो बेसिकली इसकी शक्ति कितनी थी, तो बात करें सुल्तान तो देखो सबसे ऊपर होता है, हमने बात कर ली। उसके बाद उसकी जो कहते हैं ना उसको सलाह देता है, तो वज़ीर हुआ, तो सबसे फिर उसके बाद वो जो है श्रेष्ठ कौन हुआ? वज़ीर हुआ। बट ये जो पोस्ट जब बनाई गई ना तो ये इसके बीच में आ गई, तो नाइब मामलिकात जो है इसकी शक्ति जो है सुल्तान के बाद और वज़ीर से ज़्यादा थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स की, जो अभी हमने बात की। दीवाने जो है विजारत, ये क्या चीज़ों को देखता था? तो ये एक राजस्व विभाग था, राजस्व संबंधी जो है सारे काम देखता था, जिसका बेसिकली प्रधान कौन था? वज़ीर। ठीक है, अब वज़ीर का काम क्या है भाई? प्रधानमंत्री भी है एक तरीके का, वो वित्त मंत्री भी है। ठीक है, तो अब ये सभी की देखभाल करता था। अब क्या क्या देखता था वित्त मंत्री होकर? तो भाई लगान देखता था, कर व्यवस्था देखता था और सैन्य व्यय देखता था कि भाई सेना पे कितना खर्च हो रहा है और कर से कितना, मतलब पूरी व्यवस्था कैसे चल रही है, लगान कितना आ रहा है, इस हिसाब से। तो ये सब भी देखता था। अब आप खुद ही देखो भाई, ये प्रधानमंत्री का भी काम करता है, ठीक है, वित्त मंत्री का भी काम करता है, सेना का भी देखभाल करता है, तो इतने सारे काम है, तो भाई कैसे करेगा? तो अपने लिए जो है भाई कुछ लोगों को और अपॉइंट करेगा अपनी हेल्प के लिए, तो और भी अधिकारी जो हैं वो चुनता है, जैसे कि मुश्तीफ़ मुमालिक, मस्तोफ़ी मुमालिक, खानिज और जो है मजूमदार। ठीक है, तो अब इनका क्या काम होता है? ये जो है महालेखाकार होता है। ठीक है, ये महालेखा परीक्षक होता है। खानिज जो होता है वो कोषाध्यक्ष होता है, और जो मजूमदार है वो शेष राशि का हिस्सा रखने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, वहीं अब हम दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो दीवाने अर्ज़ है, जो बेसिकली सैन्य विभाग है। ठीक है, जिसमें पहली बार जो है बलबन ने बेशक स्थापित किया था, पर इसमें सुधार जो है अलाउद्दीन लाता है। ठीक है, अब इसका भी प्रधान कौन हुआ? तो इसका प्रधान है आरिज मुमालिक। ठीक है, जो बेसिकली कौन होता है? रक्षा मंत्री होता है। ये कोई सेनापति नहीं होता, क्योंकि हमने पहले भी अभी ऊपर बात की, जो सेनापति होता है ना वो होता है सुल्तान। तो भाई ये जो है फिर काम क्या करता है? तो अब हम इसी पे बात करते हैं। ये काम जो करता है ना कि सैनिकों की भर्ती का ध्यान रखता है कि कौन कौन किस किस पोस्ट पे सेना के तौर पे जो है भर्ती होगा सेना में। वहीं जो है जो भी अपॉइंट किया जा रहा है उसको वेतन कितना मिलेगा वो निर्धारित करना, और इवन जो है सैनिकों में जो है हुलिया
का जो सिस्टम शुरू हुआ था उसको देखना। तो ये सब जो है काम दीवाने अर्ज़ के हो गए, ठीक है, दीवाने अर्ज़ के डिपार्टमेंट के अंदर आ गए। वहीं हम बात करें अब दीवाने इंशा की, तो इसका क्या काम था, शाही परिवार का एक विभाग था। बट अगर काम के तौर पे बोलूँ ना तो सिंपल सा आप समझ लीजिए पत्राचार का इसका काम था, पत्राचार विभाग था। क्यों भाई, इसका जो प्रधान था दीवाने खास बारीद मुमालिक, उसका काम था भाई सुल्तान के फरमानों को जारी करना, उसके आदेशों को राज्यों में फैलाना और शाही घोषणाओं को तैयार करना। तो बेसिकली हो गया ना पत्राचार का विभाग। तो भाई इंशा में काम है शाही विभाग, ये शाही विभाग है बेशक, पर जो भी है उसने फरमान दिया उसको फैलाना, छापना, ये सारा काम होता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं दीवाने रसालत की। तो दीवाने रसालत जो था वो एक विदेशी मंत्री था, विदेशी मंत्रालय था एक तरह से, जो विदेश वार्ता और कूटनीतिक संबंधों को देखता था, विदेशी पत्र व्यवहार करता था, राजदूतों का आदान प्रदान देखता था, ठीक है। और इसका आगे चल के जो है हम दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो काजी उल कुजान जो है वो बेसिकली एक न्याय विभाग था जिसका लीड कौन करता था, मुकद्दम, ठीक है। अब इसी तरह जो है इन्हीं डिपार्टमेंट्स के भी और डिपार्टमेंट्स बढ़ जाते हैं, पर्टिकुलरली जो है टॉपिक्स को देखते हुए। जैसे भाई बाज़ार हो गया, बाज़ार पे कंट्रोल करने के लिए भी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट फॉर्म किया गया था। तो इसी तरह हमें कई सारे डिपार्टमेंट्स और भी मिलते हैं, ठीक है, जो काम अच्छे से हो पाए। तो और में देखें तो दीवाने रियासत जो रिसालत है वो धार्मिक मामलों का विभाग है। वहीं जो है दीवाने रियासत जो है वो बाज़ार नियंत्रण का जो है काम देखता था, जो अलाउद्दीन खिलजी में के काल में बनाया गया। तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि देखो ये तीन नाम जो है ना बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ये देखो रसालत विदेशी मंत्री का, ठीक है, वहीं जो है रिसालत धार्मिक मामलों का, वहीं जो है रियालत आप देख रहे हो बाजार नियंत्रण का। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो आप ध्यान रखिए कहीं एग्ज़ाम में पूछे जो है रिसालत और आप लिख दो भाई ये तो बाजार नियंत्रण का था, नहीं ये धार्मिक मामलों के लिए था। तो ऐसे जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वहीं जो देख लीजिए, देखिए सद्रु सुधीर जो है धर्म विभाग है, सब पार्ट। अब जो है जैसे बारीद मुमालिक जो है गुप्तचर विभाग था। वकील दर शाही महत्ता सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं के लिए बना था। दीवाने कोही कृषि विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। दीवाने बंदगान जो बेसिकली दासों के लिए शुरू हुआ, दास विभाग था जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे शुरू हुआ। और इसी तरह जो है दीवानी इमारत जो है लोक निर्माण विभाग है जो फिरोज शाह तुगलक के काल में शुरू हुआ, ठीक है। वहीं फिरोज शाह तुगलक के काल में अभी हम जब ये सब बात किए तो भाई कारखानास भी थे जिसकी देखभाल जो है मुशर्रिक करता था, ठीक है, जिसमें दो तरीके के जो है लेबर्स होती थी, एक होती थी रातिबी और एक होती थी गैर रातिबी। तो ये जो रातिबी होती थी ना, ये होती थी भाई निश्चित जिसे वेतन डिसाइड कर दिया जाता था। अब गैर रातिबी से क्लियर हो गया कि भाई निश्चित वेतन नहीं होगा, और अगर निश्चित वेतन नहीं है तो किस बेसिस पे होगा, काम के अनुसार होगा, बेसिकली वेजेस होंगी, ठीक है, वेजेस पे होता था। अभी हमने पूरी बात की सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोविंशियल लेवल पर कि भाई प्रांतों में किस तरीके से जो है शासन चल रहा था। तो सल्तनत को जो है प्रांतों में भी विभाजित किया गया था जिसे विलायत कहते थे, ठीक है। और प्रांतीय प्रशासन जो है वो प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन का ही एक तरह से समरूप था, ठीक है, जहाँ पे इसका जो एक तरह से जो प्रांत का गवर्नर होता था वो कौन होता था, उसे मुफ्ती कहते थे, इक्ता का गवर्नर, इक्तेदार कहते थे, वली कहते थे, नाजिम कहते थे। तो ये सारे नाम जो हैं उस गवर्नर के ही होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि जो है बलबन ने प्रांतों की आय व्यय का सही पता लगाने के लिए जो है प्रत्येक प्रांत में ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, ठीक है। अब हम समझें अगर सही से तो भाई सल्तनत तो पूरा एक हिस्सा हो गया, वहीं अब ये प्रांत उसका डिवीजन पार्ट हो गया, शिक जो है उसका और डिवीजन पार्ट हो गया, परगना उसका और गांव और। तो हम ना नीचे के लेवल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एक गांव है, तो ये भाई गांव, ये तो आप समझ ही गए होगे, बट ये कई सारे गांव हो गए, तो ये मिलके बन गया परगना, ठीक है, ये परगना बन गया। अब यही सारे कई सारे परगना जो हैं ये मिलके बन गए शिक, ठीक है, और यही कई सारे शिक मिलके जो हैं ये बन गए प्रांत।
और सभी प्रांतों को तो भाई दिल्ली सल्तनत में डाल दिया गया, सबसे ऊपर सल्तनत। ठीक है, तो ये जो प्रांत होते थे, हमने बात की थी दिल्ली सल्तनत में जो है ना सबसे ज़्यादा बड़ा एम्पायर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे रहा है। तो तकरीबन उसमें जो है सर्वाधिक विशाल साम्राज्य कितने प्रांतों का था, तो वो तकरीबन 23 प्रांत थे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो सिस्टम इस तरीके से चल रहा है। तो हमने यहाँ बात कर ली भाई, सल्तनत को डिवाइड किया प्रांतों में। ठीक है, अब ये जो प्रांत थे ये इक्ताओं में विभाजित थी। तो हमने ये तो कर लिया, देख लिया, यहाँ तो इक्तेदार देखते थे। अब उसके बाद जो है जो सिख प्रशासन है उसको कौन देखता था, तो उसको जो है हमने अभी देख लिया, प्रांतों का विभाजन सिखों में किया जा रहा है। ये जो है पहली बार बलबन के काल में किया। इसको कौन देख रहा है, इसको देख रहा है सिकदार। ठीक है, ऐसे ही जो परगना है वो सिखों को विभाजित करके बना है, तो इसको कौन देख रहा है, आमील और मुंसिफ। ठीक है, जो आमील है वो कर रहा है प्रशासनिक अधिकारी का काम, वहीं मुंसिफ जो है वो देख रहा है राजस्व अधिकारी का काम। और वहीं जो एंड लेवल पे है, परगना को गाँव में विभाजित किया गया, उसको कौन देख रहा है, मुकद्दम या मुखिया। और जब 100 गांव का समूह बनाया जाता है तो उसके शासक को कहा जाता है अमीर सदा। ठीक है, जिसकी नियुक्ति मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही की गई थी। ठीक है, क्योंकि भाई उसके में हमने बात की ना, सबसे बड़ा क्षेत्र था, सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य था। तो अब हम अगर बात करें इसके जो है सैन्य संगठन की, ठीक है, प्रशासन की बात कर ली हमने, सैन्य संगठन की हम बात करें तो ये तो हमने बात की थी टर्को मंगोल जो है पद्धति पर डिपेंड करता था। जो बेसिकली इसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सेना का जो है डिपार्टमेंट बलबन के काल में बना था, जिसे दीवाने अर्ज कहते थे, जो अभी हमने ऊपर बात की। इसे इवन दीवाने अरीज और अरीज़े मामलिकात भी बोला जाता था, मामलिक। ठीक है, वहीं आगे चल के जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसे पहली बार जो है स्थाई सेना का रूप दिया। हम बात करें इल्तुतमिश की, जो भाई इससे पहले आया था, इल्तुतमिश हमसे जो है कब्ल लाता है, विधिवत तरीके से सैन्य व्यवस्था की शुरुआत करता है। और इसको जो है और ज़्यादा बेहतर कौन बनाता है, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि ये सैन्य जो है स्थायी सेना का संगठन करता है और सेना का वर्गीकरण करता है। मंगोल सेना में जो प्रचलित था अमीरान हजारा में और आमिरान तुमन में। ठीक है, वहीं बरनी ये तक बताता है जो सरलेख है वो 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का एक प्रधान था। सिपा सलाहकार 10 सरलेखों का एक प्रधान था। अमीर जो है 10 सिपा सलाहकारों का प्रधान था। मलिक किसका था, 10 अमीरों का। और खान था 10 अमीलों का। तो आप देख रहे हो भाई 10 किस तरीके से जुड़ते जा रहे हैं। और इस प्रकार जो है सेना की सबसे छोटी इकाई क्या बनी, सरलेख, और सबसे बड़ी खान। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की पद्धति भी शुरू की थी और सैनिकों के हुलिया रखने की भी प्रथा उसने शुरू की थी। और यहाँ तक जो है नकद में पहली बार वेतन दिया था सेना को। और इक्ता देना की जो प्रथा थी अलाउद्दीन ने बंद की थी। जो शुरू किसने की थी, शुरू की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो इसने दासों की भर्ती की थी सेना में पहली बार, जहां सैनिकों को अनुवांशिक आधार पे भी नियुक्त किया गया था। वही जो है उसकी सबसे बड़ी गलती रही, क्योंकि आगे चल के जो है इस वजह से भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो सेना में जो है बाबर के आने के पहले जो था बेसिकली कोई भी तोपें नहीं थी, इसीलिए क्या तरीका अपनाते थे, पत्थर फेंक कर जो है पत्थर फेंकने की मशीनों का ही इस्तेमाल किया करते थे। तो ओवरऑल सेना की बात करें तो सेना 3 प्रकार की थी। पहली थी घुड़सवार सेना, दूसरी थी गज सेना मतलब हाथी वाली, और एक थी पैदल सेना। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी थी या बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी थी, वो थी मुख्य सेना जो है घुड़सवार की। तभी तो गुजरात पे हमने बात की थी, गुजरात को ग्रैब करना चाहते थे क्योंकि अच्छे किस्म के घोड़े वहाँ से जो हैं वो ट्रेड कर सकते थे। तो अब हम सेना की बात करें तो सेना भी 4 तरीके की थी। ठीक है, अब ये तो हो गई भाई किस बेसिस पे, जैसे घोड़े के बेस पे, गज के बेसिस पे, पैदल हो गया। ये हो गई अपॉइंटमेंट बेसिस पे, कि अपॉइंटमेंट बेसिस पे 4 तरीके की थी। एक ऐसी सेना जो सुल्तान के सैनिक के रूप में भर्ती होती थी, जो सीधा डायरेक्ट सेना के लिए आते थे सुल्तान के लिए, तो वो हुए ना शाही अंगरक्षक, तो वो कहलाते थे खास खेल। ठीक है, और वे सैनिक जो प्रांतीय इक्तेदार, जो अभी हमने ऊपर बात की प्रोविंशियल लेवल पर, तो ये जो प्रांतीय इक्तेदार सरदारों को भर्ती करते थे ना, दूसरे वो हो गए। ठीक है, एक तो भाई सीधा सुल्तान ने किया, एक प्रांतीय इक्तेदार ने किया,
और एक हो गई अस्थाई, जो बेसिकली युद्ध के समय पे ही भर्ती की जाती थी, वैसे ज़रूरत नहीं होती थी। और चौथा हो गया स्वयंसेवी मुसलमान, जो खुद से चाहते थे जुड़ना। क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करना चाहते थे, ठीक है, इसलिए। तो ये 4 तरह के जो है अपॉइंटमेंट बेस पर सेना थी। वहीं हम न्याय और दंड व्यवस्था की बात करें तो इसका जो डिपार्टमेंट था दीवाने काज़ा, और हेड कौन था? काजी उल काज़ात। और सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन था? सुल्तान, जो हम अभी ऊपर बात कर चुके हैं। तो हम न्याय में देखें तो न्याय किस तरीके से, एक तो हो गया गांव के लेवल पे, जो प्रोविंशियल लेवल पे हो गया। तो जो प्रोविंशियल लेवल पे गांव पे हो रहा है उसको कौन लीड कर रहा है? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत किन बेसिस पे या किन रूल्स को यूज़ कर रही है? जो बेसिकली हिंदुओं के पहले से एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। वहीं जो है अब जो धार्मिक मामले हैं वो कौन देखता है? वो मुख्य सदर या मुफ्ती देखता है, और बाकी जो मामले हैं ना वो काजी देख रहा है, ठीक है। अब ये जो हैं ये सारे जो पद हैं ये वंशानुगत हैं, यहाँ पे वंशानुगत नहीं है। तो अब हम बात करें इसकी, ठीक है। तो मुस्लिम कानून का क्या स्रोत था, ठीक है, क्योंकि भाई आप कानून बना रहे हो, आप जस्टिफाई कर रहे हो कि ये सही है गलत है, तो कोई ना कोई बेस तो होगा ना। जैसे हमारे में आज कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस है, वो बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो इसी तरह यहाँ पर भी कुछ बेस होगा। तो इसके 4 स्रोत थे। तो पहला था कुरान। कुरान जो है मुख्यतः अल्लाह ने क्या कहा वो कुरान है। हदीस दूसरा हुआ, जो बेसिकली पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख करते हैं, मतलब उन्होंने क्या कहा डायरेक्टली उसमें से नहीं है, बट हाँ उन्होंने क्या कहा या क्या किया उसका जो है विवरण है एक तरीके से। तो क्या हम समझ सकते हैं इजी वे में कि अल्लाह ने दुनिया के सामने लाने के लिए जिस व्यक्ति को लाया, जिसके कथन और विचार उसने रिप्रेजेंट किए, वो हो गया हदीस। नेक्स्ट हो गया इजमा, जो था मुज्तहिद द्वारा व्याख्या किया गया कानून, जो अल्लाह की इच्छा का ही एक रूप माना जाता है। तो अब ये मुज्तहिद कौन हो गए? तो ये इस्लामी कानून की व्यवस्था करने वाले विधिवेत्ता हो गए, ठीक है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट जो है कयास। ये क्या होता था? ये तर्क और विश्लेषण पर आधारित जो है उनका कानून व्यवस्था था, ठीक है। तो इन चारों का इस्तेमाल किया जाता था। जहाँ अभी हमने बात की, जो सामान्य कानून था वो मुस्लिमों के ऊपर लागू था, ठीक है, और जो फौजदारी था वो हिंदू मुस्लिम दोनों पे उनके अकॉर्डिंगली था। जैसे मैंने बताया ना, हिंदुओं का जिस तरीके से तरीका चलता था वो चल रहा है, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह, और मुस्लिमों के लिए तो जो उनके तरीके होते हैं वो। और गैर मुसलमानों का व्यक्तिगत जो कानून था वो सुल्तान हिंदुओं के सामाजिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करता था, जो अभी मैंने आपको बताया। और मुकदमों का निर्णय जो है विद्वान पंडित और ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। तो उन्होंने इस तरीके से कोई ज़बरदस्ती थोपा नहीं गया। ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि वो उस समय जानते थे कि अगर उन्हें रूल करना है तो इतने लार्ज पॉपुलेशन को रूल करने के लिए पहले उन्हीं के तरीक़ों से जो है उन पे रूल करना शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज़ थोप दिया जाएगा तो फिर उनकी सत्ता को जनता कभी भी गिरा सकती है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।